हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलआईसी का फॉर्म नंबर 300, जिससे एलआईसी के जो एजेंट्स हैं उनको आसानी हो ताकि वो एलआईसी का फॉर्म नंबर 300 इजीली फिल कर सकें। सो इसमें हम 4 वीडियोस में इस फॉर्म को समझेंगे, जिसकी एक पहला पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। इसके जो 4 पार्ट्स हैं इस फॉर्म के, वो इस प्रकार है। जो पहला पार्ट है उसमें जिस बंदे की हमने इंश्योरेंस करनी है उसकी डिटेल्स सारी लिखी हुई हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो बाकी 3 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे उसके 3 पार्ट्स, उनके नाम हैं प्रपोज्ड प्लान, कि मतलब उसने कौन सा प्लान चुना है, उसके क्या फीचर्स हैं। तीसरा, कि उसकी फैमिली और उसकी पर्सनल हेल्थ और हैबिट्स कैसी हैं, लाइक वो ड्रिंकिंग तो नहीं करता, स्मोकिंग तो नहीं करता, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसी चीज़ें हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। और फोर्थ पार्ट में फाइनली हम डेक्लरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन पार्ट नंबर 1, दैट इज सेक्शन 1, कि जिस बंदे की हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं उसके बारे में क्या डिटेल्स हमें चाहिए। सो लेट्स बिगिन। ये देखिए, ये आपके फॉर्म नंबर 300 जो एलआईसी का है उसका पहला पेज है। ये ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 300, जो कि 2019 का लेटेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे टॉप पे आपकी डिवीजन का नाम, जो कि मेरी डिवीजन लुधियाना है, वो लिखा होगा। और ब्रांच ऑफिस आप अपनी ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ब्रांच समराला है इसलिए मैंने यहाँ पर समराला मेंशन कर दिया। इसके फॉर्म के टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फोटो आपको लगानी होती है कस्टमर की। लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि आप उसको स्टेपल मत करिए, क्योंकि जब उसकी स्कैनिंग होगी तो वो फोटो कहीं पे भी उड़कर जा सकती है। इसलिए उसको पेस्ट करें बकायदा ग्लू के साथ, ताकि आगे कस्टमर का फायदा हो। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इस फॉर्म को पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपने जो भी इस फॉर्म में भरना है वो ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। दूसरी बात, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इस फॉर्म में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। और इस वीडियो में हम सेक्शन 1 की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है गलती से फॉर्म भरते हुए, तो कस्टमर के वहां पर साइन कराने पड़ेंगे उस मिस्टेक के साइड पे, ताकि वो वैलिडेट करी जा सके। सो हम अब शुरू करने जा रहे हैं फॉर्म। सो ये देखिए, सबसे पहले एजेंट ने जो भरना है इस फॉर्म के पहले पन्ने पर स्टार्टिंग में ही, कि उनके डीओ या सीएलआईए का कोड और उनका मोबाइल नंबर। क्योंकि मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं और ये 1243 ये मेरा ही कोड है। 030 जो है वो लुधियाना डिवीजन का कोड होता है, इसलिए जितने भी लुधियाना में डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लास्ट में 030 कोड आता है। एंड मोबाइल नंबर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का आप लिख सकते हैं। सेकंड कम्स आपका एजेंट्स का कोड और नाम, मोबाइल नंबर भी लिखना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 अक्षर का पहले कोड होगा आपका, फिर पीछे आपकी ब्रांच का कोड होगा। क्योंकि समराला ब्रांच का कोड 16T है इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। उसके बाद आप अपना नाम लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए। जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं ऑफिस यूज ओनली, इसमें ऑफिस में जाकर ही ये डाटा भरा जाएगा। क्योंकि ऑफिस में जाकर एक इनवर्ड रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपको एंट्री डालनी होती है अपनी पॉलिसी की। वो एंट्री डालते ही जो नंबर आप रजिस्टर पे डालेंगे वही नंबर आपको इस डॉक्यूमेंट पर लिखना होता है। और प्रपोजल नंबर जो है, जब प्रपोजल ये सारा फीड हो जाता है कंप्यूटर पर एलआईसी के, तो एक प्रपोजल नंबर निकलता है। वो प्रपोजल नंबर भी यहाँ पर लिखा जाता है जब सारा डॉक्यूमेंट फिल हो जाए कंप्यूटर पे। और लास्ट में आप डेट डालेंगे जिस डेट की ये पॉलिसी हुई है। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली सेक्शन फर्स्ट, जो कि इस पॉलिसी का, इस
LIC की पॉलिसी का मतलब फॉर्म नंबर 300 का होता है। सो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना ही एग्जांपल लेके इस पॉलिसी को समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले नेम मांग रहा है कि किसकी पॉलिसी है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है और आपको इन्हीं के नीचे लिखना है मदर, फादर और इंक्लूडिंग जिस पर्सन की पॉलिसी है उसके नेम। जैसे मेरा नाम साहिल है तो मैंने फर्स्ट नेम साहिल और लास्ट नेम सोनी लिख के, नेक्स्ट में फादर्स नेम मिस्टर राकेश कुमार, मिडल में सोनी लास्ट। मदर्स नेम भी उसी के पैरेलल हमने लिखना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम नीरू सोनी। उसके बाद आपने जो कस्टमर है उसका जेंडर लिख देना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी है। इसके साथ ही आपका पहला पेज फॉर्म नंबर 300 का खत्म हो जाता है। लेकिन अभी सेक्शन फर्स्ट शुरू ही हुआ है जो कि 5वें नंबर पेज तक जाता है सेक्शन फर्स्ट। तो दूसरा पेज हम खोलते हैं। ये देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर वो मैरिड है तो आपने मैरिड लिखना है, अनमैरिड है तो आप सिंगल या अनमैरिड कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपने लिखना है। अगर वो मैरिड है तो उसकी स्पाउस का आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद 7वें नंबर पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है उस पर्सन की। फिर एज, ये 8वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कई पॉलिसीज होती हैं जिनमें लास्ट बर्थडे गिना जाता है और कई पॉलिसी होती हैं जिसमें नियरर बर्थडे चुना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जैसे आज मेरी एज 24 साल की है लेकिन 14 अगस्त को जो कि मेरा बर्थडे है उस दिन मैं 25 साल का हो जाऊंगा। नियरर बर्थडे मेरा 25 है क्योंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैंने हो जाना है 25 का, जबकि पिछले 8 महीने 9 महीने निकल चुके हैं। इसलिए 25 होगा नियरर बर्थडे और लास्ट पिछला बर्थडे मेरा होगा 24 ही। इस हिसाब से आपने प्लान के हिसाब से आपने ये डेट यहाँ पर लिखनी है, एज। 9वें पॉइंट पे अगर हम गौर करें तो इसमें लिखा होता है प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ। क्योंकि मेरा लुधियाना है तो आप यहाँ पे जो भी प्लेस होगा वो आपने मेंशन कर देना। उसके बाद जो एज प्रूफ आपको सबमिट किया है पर्सन ने वो आपने लिख देना है, लाइक आधार कार्ड, जो भी वो आपको एज प्रूफ देगा। उसके बाद नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि इंडियन ही होगा वो, अगर फॉरेनर हुआ तो आपने वो लिख देना उस हिसाब से। उसके बाद आपने इस फॉर्म में अपना एड्रेस लिखना शुरू करना है। जो कस्टमर है, कस्टमर का आपने एड्रेस लिख देना है, पूरा उसी हिसाब से लिखना है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट की जगह डिस्ट्रिक्ट स्टेट, कंट्री की जगह कंट्री, पिन कोड पे पिन कोड, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है। और लास्ट में उसका फ़ोन नंबर लेना ना भूलिएगा क्योंकि इसके बगैर पॉलिसी अधूरी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछते हैं। वो अगर तो सेम ही है आप सेम एज वर्ब लिख दीजिएगा, अगर डिफरेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस तो आप वो भी मांग लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो पूछते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर वो रेजिडेंट इंडियन है तो आप रेजिडेंट इंडियन पे टिक कर दीजिएगा, एनआरआई है तो एनआरआई पे, अगर फॉरेन नेशनल है या ओवरसीज सिटीजन है तो उनके ऊपर। उसके बाद 16वें नंबर पर लिखा है कि अगर उनका कोई घर इंडिया के बाहर है तो उसके बारे में हमें बताइए, अगर नहीं है तो सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। इनकम टैक्स असेसी हैं, मतलब इनकम टैक्स भरते हैं तो आप यस लिखिए, नहीं भरते तो नो लिखिए। पैन नंबर भी लिखिए अगर आप यस लिख रहे हैं तो। उसके बाद आईडी प्रूफ मांगा है। आधार कार्ड, आप आईडी कार्ड अगर दे रहे हैं तो उसके सिर्फ आखिरी 4 डिजिट ही आपने लिखने हैं क्योंकि सरकार का ऊपर से आदेश आया है कि आपने प्राइवेसी लोगों की हर्ट नहीं करनी, इसलिए सिर्फ आखिरी 4 अक्षर ही चाहिए, पूरा आधार नंबर नहीं चाहिए। और जब आप वो भी लेंगे, क्या कहते हैं उसको, एज अ प्रूफ आधार कार्ड लेंगे फोटोकॉपी, तो उसके भी पहले 8 अक्षर को आप मार्कर से डार्क कर दीजिए। क्योंकि आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं,
इसलिए आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ भी आप जानते हैं आधार के ऊपर एड्रेस भी होता है, तो सेम। सो एक आधार कार्ड ही आपका सारा काम कर सकता है अगर उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो। अब तीसरा पेज शुरू हो चुका है। इसमें वो पूछते हैं कि क्या आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, अगर हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। क्या आपकी सेंट्रल केवाईसी हुई है, अगर यस तो यस लिखिए, अगर नहीं हुई तो नो लिखिए। इसके बाद वो आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेगा कस्टमर। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने उस बंदे से पूछ के लिख देनी है। उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ से उसको पैसे आते हैं, वो एम्प्लॉयर कौन है उसका, मतलब किसके अंडर वो काम करता है, कितनी देर से वो काम कर रहा है और उसकी साल की तनख्वाह कितनी है, ये आपने सब मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर कोई आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड कोई पर्सोनल है जिसकी आप पॉलिसी करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोई सीएपीएफ, उनकी आप पॉलिसी कर रहे हैं, तो आपने ये भी उनसे पूछना है, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल करके काट दीजिए। आगे चलते हैं अदर्स। इसमें वो पूछता है कि आप कोई ऐसे के हजारियस एक्टिविटीज में तो नहीं संलिप्त जो कि आपकी लाइफ को डेंजर में डाल सकता है, अगर हाँ तो यस लिखिए और उसका एक क्वेश्चनेयर भी भरना पड़ेगा, अगर नहीं तो नो लिखिए। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी क्रिमिनल या सिविल ऑफेंस की वजह से इंडिया या फॉरेन में प्रोसिक्यूट किए गए हैं, अगर हाँ तो यस लिखिए और डिटेल्स दीजिए, नहीं तो नो लिखिए। तीसरा वो कह रहे हैं क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं या फिर आपकी फैमिली मेंबर या कोई क्लोज रिलेटिव पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, अगर हाँ तो यस लिखिए, ना तो नो लिखिए। इसी के साथ हमारे 3 पेज कवर हो गए हैं, 2 पेज रह गए, उसके बाद हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। सो चौथे पेज पर हम चलते हैं। इसमें वो पूछता है कि आप पिछले इंश्योरेंस कोई, अगर आपने एलआईसी या फिर कोई और किसी इंश्योरेंस कंपनी से ली हुई है जो कि जिसमें सरेंडर्ड या फिर लैप्स्ड पॉलिसीज भी शामिल हो, उनका आप हमें यहाँ पर ब्यौरा दीजिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी कोई पॉलिसी कस्टमर ने नहीं कराई पहले, तो आपको इसको नो करके आगे बढ़ जाना है, अगर है तो आपने इसमें इंफॉर्मेशन भर देनी है। उसके बाद 14th पॉइंट पे वो कह रहे हैं क्या ये कुछ कॉरपोरेशंस के रिलेटेड गाइडलाइंस है कि क्या आपका कभी पॉलिसी को डिक्लाइन किया गया है, क्या आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देने से कभी मना किया गया है, अगर किया गया है तो लिखिए और उसकी डिटेल्स दीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। या फिर बी पार्ट में लिखा हुआ है उन्होंने कि क्या आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है प्रीमियम, अगर किया गया है तो यस लिखिए और डिटेल्स दीजिए कि क्यों किया गया है, अगर नहीं तो आगे बढ़ जाइए। इसी के साथ 4 पेज खत्म और हमारा फाइनल जो कि पार्ट 1 का है वो शुरू होता है, जिसमें सी पार्ट उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि क्या आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया है किसी और जरिए से, अगर किया गया है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। और चौथे पार्ट में उन्होंने पूछा है कि क्या आपने पिछले 1 साल में अपनी पॉलिसी को वापस किया है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं की थी आपने, मतलब आपको वो पॉलिसी सही नहीं लगी, अगर यस तो हाँ लिखिए और उसकी डिटेल्स दीजिए, अगर नो तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसका नाम है नॉमिनी एंड अपॉइंटी की डिटेल्स। जैसे अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके नॉमिनी को सारी पैसा मिलता है, इसलिए कस्टमर का आपको नाम, नॉमिनी का कितना % शेयर वो
नॉमिनी को देना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही नॉमिनी हो, 2 नॉमिनी हो सकते हैं, 3 नॉमिनी हो सकते हैं, यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं और कितना कितना परसेंट किस किस नॉमिनी को देना है वो भी मेंशन कर सकते हैं विद एज और उनका रिलेशनशिप क्या है लाइफ एश्योर्ड के साथ। और उसके बाद आधार मतलब आईडी प्रूफ क्या दिया है नॉमिनी ने वो लिखना है और उसका आईडी नंबर भी लिख देना है। जो आप राइट साइड पे देख रहे होंगे अपॉइंटी की डिटेल्स, वो माइनर के केस में होती हैं क्योंकि माइनर का एक अपॉइंटी होता है। सो आगे बढ़ते हुए बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स मैं बता देता हूं, आपने तभी लेनी है अगर नैच के थ्रू वो करना चाहता है प्रोसेस। मतलब अगर वो चाहता है कि मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली कटती रही प्रीमियम, तो आपने उसकी बैंक डिटेल्स भी लेनी है और कैंसल्ड चेक या उसकी बैंक की कॉपी की फोटोकॉपी भी प्रूफ के तौर पर लेनी है। यहाँ पर उसकी अकाउंट डिटेल्स आप भरेंगे। अगर वो मंथली प्रीमियम के मोड के ऊपर डिपेंड होता है तो आप उसको नैच प्रेफर करिए ताकि उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटते रहे। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के लिए नैच कंपल्सरी नहीं है। सो नैच फॉर्म आप भरवाइए उससे और उसकी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद लास्ट में आपने मोबाइल नंबर उस बंदे का लिखना है। मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर पॉलिसी इशू नहीं होती। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल ही है ये, अगर है तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और लास्ट में ये फॉर्म क्योंकि ख़त्म हो रहा है पहला पार्ट, इसलिए लास्ट में जिस बंदे की इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है उसके साइन होंगे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट hope you liked the video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share our videos. We will be doing more videos on it. Okay.